सोशल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एसएसटी के बारे में। बुक है हिस्ट्री और चैप्टर है 3, जो कि नाथसीवाद और हिटलर का उदय है। इस चैप्टर में हम हिटलर और उसकी विचारधारा, जिसे नाथसीवाद के नाम से जाना जाता है, के उदय के बारे में विचार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम नाथसीवाद और हिटलर के उदय के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। इस चैप्टर पर एक वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है और यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2। तो इस वीडियो में जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो आइए इस पार्ट 2 में हम नाथसीवाद और हिटलर से संबंधित अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाथसीवाद लोकप्रिय क्यों हुआ था, नाथसीवाद को लोगों ने क्यों अपनाया था, क्यों स्वीकार किया, उसको क्यों समर्थन दिया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वह दौर था जब यूरोप में एक तरह से आर्थिक संकट था। जर्मनी इस आर्थिक संकट के चपेट में था और अमेरिका भी इस संकट के चपेट में था। जब अमेरिका में आर्थिक संकट आया तो उसका असर जर्मनी पर भी पड़ा, क्योंकि जर्मनी अमेरिका से ही कर्ज लेकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था या अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहा था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका खुद उस आर्थिक संकट में फंस गया, इसलिए उसने जर्मनी जैसे सभी देशों से अपना जो कर्ज था, जो लोन लोन के रूप में जो राशि दे रखी थी, उसे वापस लेना शुरू कर दिया। इसके बाद जर्मनी की स्थिति और बिगड़ गई और वहां पर एक दिवालियापन की स्थिति पैदा हो गई। आर्थिक कह सकते हैं एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। वहां पर काम धंधे समाप्त होते जा रहे थे, ठीक है, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, महत्वपूर्ण बातें। और मध्य वर्ग, जो मिडिल क्लास होता है, वो उनको लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं हम भुखमरी का शिकार ना हो जाएं और उस स्थिति में ना पहुंच जाएं कि फिर हम अपनी मदद खुद भी ना कर सकें। नाथसी प्रोपेगेंडा में एक लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। दूसरी तरफ यह स्थिति थी, आर्थिक संकट की स्थिति थी, बेरोजगारी की स्थिति थी, भुखमरी का डर लोगों के मन में था। तो उसी दौरान नाथसी प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, या फिर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में एक प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लोगों को सपने दिखाए जा रहे थे कि एक बेहतर अगर भविष्य आपको चाहिए तो आप जर्मन सोशलिस्ट पार्टी को अपना वोट दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, नाथसी विचारधारा को अपनाइए, नाथसी विचारधारा के साथ जुड़िए, हिटलर को मजबूत कीजिए।
धीरे धीरे नाथसीवाद एक जन आंदोलन में बदल गया, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके साथ जुड़ने लगे और जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता मिलने लग गई। मतलब इस लोकप्रियता को मिलने का कारण था जर्मनी का आर्थिक संकट, जिसमें लोग जैसे कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, तो ऐसे ही एक डूबते हुए जर्मनी को बचाने के लिए लोगों को लगा कि शायद हिटलर उनका भाग्य विधाता, उनका मसीहा बन के अवतरित हुआ है, बनकर पैदा हुआ है, और वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगा और देश को इस संकट से बाहर निकालेगा। लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, लोग भुखमरी से बच जाएंगे, काम धंधे फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से इस नात्सी प्रोपेगेंडा ने, अर्थात इस जर्मनी में जो प्रचार किया जा रहा था, नात्सीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और हिटलर को एक अवतार के रूप में, एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उस सब ने जर्मनी में नात्सीवाद अर्थात हिटलर की लोकप्रियता को बढ़ाया। इसके साथ साथ ही नात्सी प्रोपेगेंडा तो था ही, दूसरा कारण स्वयं हिटलर का व्यक्तित्व भी था, हिटलर का चरित्र भी था। हिटलर स्वयं एक जबरदस्त वक्ता था। हिटलर स्वयं एक जबरदस्त वक्ता था। ही वॉज ए गुड स्पीकर। एक उसकी अच्छी भाषण शैली थी। वो अपने भाषण से, अपने वक्तव्य से लोगों को आकर्षित कर लेता था। उसका जोश और उसके शब्द, देखिए उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। जैसे एक मदारी लोगों को, एक जादूगर लोगों को अपने जादू के जरिए मोह लेता है, ठीक उसी तरह से जब हिटलर बोलता था तो हिटलर लोगों को मोह लेता था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने की बात करता था कि मैं यदि सत्ता में आता हूं, यदि मुझे सत्ता प्राप्त होती है, मुझे सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो मैं जर्मनी में एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करूंगा। ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र की दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वशक्तिशाली होगा। मतलब हम दुनिया के ऊपर एक तरह से हुकूमत करेंगे, दुनिया के ऊपर राज करेंगे। इस तरह का लोगों को वो सपना दिखाया करता था। इसके साथ ही वो लोगों को कहता था कि मैं, हमारे साथ वर्साई की संधि में बहुत नाइंसाफी हुई है। ये जो वर्साई की संधि थी ये 1919 में हुई थी, 1919। और ये संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद ये संधि हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में समाप्त हुआ और उसके बाद संधि हुई, जिसको हम वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस संधि में जैसे कि हमें पता है कि पहले भी मैंने इसमें पहले वाले वीडियो में बताया कि जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया था। जर्मनी से बहुत बड़ा धन संपदा हर जाने के तौर पर, मुआवजे के तौर पर ली गई थी और जर्मनी को बहुत बेइज्जत किया गया था। तो इस तरह से उसने लोगों को बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है उस संधि के द्वारा, और हमारे आत्मसम्मान को रौंदा गया, हमें आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया गया, हमारे ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया। तो ये सारी जो बातें थीं वो जनता के बीच में जाके कहता, लोगों से वो यह वादा करता कि मैं जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलवाऊंगा। ठीक है, जो हमारा पहले कभी पुराने समय में जो हमारी सम्मान था, जो हमारी प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करूंगा और जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा। उसका वादा था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य की बात वो करता था कि नौजवानों को सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा।
उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएगा, ठीक है, और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। तो इन सब बातों से उन उन इसके उन वादों से, उनके इस प्रचार से जनता उसके साथ जुड़ती चली गई और हिटलर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। ना अगला प्रश्न है, नात्सी सोच के पहलू कौन से थे? देखिए, ये अगला प्रश्न है, नात्सी सोच के पहलू कौन कौन से थे, कौन कौन से उसके आप ये कह सकते हैं कि एस्पेक्ट क्या थे। तो इस नात्सी सोच के जो मुख्य पहलू थे वो था उग्र राष्ट्रवाद। सबसे पहले उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता था वो, ठीक है, और नस्ल की शुद्धता। नस्ल की शुद्धता का मतलब है कि वह जर्मन जर्मन लोगों को या आर्य, जो नार्डिक आर्य लोग थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानता था और अपनी इस सर्वश्रेष्ठ नस्ल की का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता था। यह जर्मन सोच के मुख्य पहलू थे, जिसके अंतर्गत वह गैर जर्मन लोगों को, और भी खास तौर से जो आर्य लोग नहीं थे, उनसे वो नफरत करते थे और उन्हें जर्मनी से निकालने और उन्हें यहाँ तक कि मौत के घाट उतारने में विश्वास करते थे। ये जो नात्सी सोच थी, ये बर्बर थी, क्रूर थी और हिंसात्मक थी। अगला प्रश्न है, नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई सारे जो जर्मन आर्य जर्मन जर्मन आर्य थे, जो वो क्यों हिटलर के बहकावे में आ गए? इसके पीछे कारण तो रहा होगा। क्यों उन्होंने हिटलर की बातों को मान लिया और यहूदियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया? क्यों ये लोग यहूदियों से नफरत करते थे? तो इसके लिए भी वही दुष्प्रचार जिम्मेदार था, एक प्रोपेगेंडा जिम्मेदार था, जो नात्सी लोग यहूदियों के विरुद्ध करते थे। एक तो ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही जाती थी कि जो ईसा मसीह जो थे, जिसको हम क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट को क्रूर तरीके से यहूदियों ने मारा था, ठीक है। ये प्रचार किया जाता था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने क्रूर तरीके से मारा था, उसके जिस्म में कील ठोकी गई थी, तो ये यहूदी ही थे। और जो यहूदी हैं ये वफादार नहीं होते हैं, यहूदी लोग सूदखोर होते हैं और ये लोगों का शोषण करते हैं। इस तरह की बातें फैलाई जाती थी, जिससे जर्मनी के आर्य लोग या नात्सी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग यहूदियों से नफरत करने लग गए। और जब यहूदियों को मारने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बढ़ चढ़कर उसका समर्थन किया। अगला प्रश्न है कि नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी समाज में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, एक पैराग्राफ में बताएं। तो इसमें क्वेश्चन जो है महिलाओं की भूमिका के बारे में है, क्योंकि फ्रांस में भी क्रांति हुई थी, 1789 में एक क्रांति हुई थी जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। तो इस नात्सी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, हम मेन मुख्य रूप से इस पे फोकस करेंगे। नात्सी समाज में महिलाओं को एक तरह से पुरुष प्रधान पुरुष प्रधानता में रखा जाता था और उन्हें जर्मन माताओं को अच्छी मां बनने और अच्छी गृहिणी बनने के लिए का सबक सिखाया जाता था और उनसे ये कहा जाता था कि आप बच्चों का
पालन पोषण करें, घर में रहें, और जो जर्मन नहीं है उनके संपर्क में ना आए। इस तरह से औरतों को ऊपर एक जिम्मेदारी भी डाली गई थी, और वो जिम्मेदारी थी कि औरतें बच्चों को नात्सी विचार, नात्सी संस्कृति के बारे में शिक्षित करें और उन्हें नात्सी विचारधारा के बारे में घर में ही बताएं। तो ये एक बड़ी भूमिका महिलाओं की रही। महिलाएं बच्चों को नात्सी विचारधारा और आर्य शुद्धता, रक्त शुद्धता के बारे में बताती थी, और इस तरह से उन बच्चों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा होती थी। इसके साथ ही हिटलर ने यह भी घोषणा की थी कि उन महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए उसने 4, 6 और 8 बच्चों का एक तरह से प्रावधान शर्त रखी थी, और उसके लिए बकायदा उसने पुरस्कार या अवार्ड भी देने की घोषणा की थी, जिसमें 4 बच्चों के पैदा होने पर कांस्य पदक मिलता था, 6 बच्चों के पैदा होने पर रजत पदक मिलता था, सिल्वर मेडल इसको कह सकते हैं, और 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को गोल्ड मेडल दिया जाता था। तो इस तरह से जर्मनी में महिलाओं को इस जर्मन विचारधारा, इस नात्सी विचारधारा को मजबूत करने में हिटलर ने उनका उपयोग किया, और इस तरह से जर्मनी में नात्सी विचारधारा लोकप्रिय होती चली गई। अगला प्रश्न है कि भाई नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। यह प्रश्न हो चुका है पहले, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए हिटलर तथा नात्सियों ने क्या कदम उठाए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर जर्मन गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई, और सभी महिलाओं यानी कि वयस्क महिलाओं और पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया, नागरिकों को अधिकार दिए गए। ठीक है, लेकिन इस लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए हिटलर ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, कुछ विशेष कदम उठाए। उन कदमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। 28 फरवरी 1933 है ये, जो कि 83 लिखा हुआ है, गलत है, 1933 अग्नि अध्यादेश जारी किया गया, जिसको हम फायर डिक्री कहते हैं। इस अग्नि अध्यादेश में कुछ प्रावधान किए गए, अर्थात इस अध्यादेश के द्वारा, इस अध्यादेश कानून होता है, इस कानून के द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। नंबर 1, अव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी, यानी कि लोगों को अपनी बात कहने, अपने विचार प्रकट करने की आजादी से वंचित कर दिया गया। कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेगा। अव्यक्ति छीनने का मतलब है सरकार का विरोध करने का अधिकार जनता से छीन लिया गया। प्रेस की आजादी छीन ली गई, मीडिया वालों को अखबारों में लिखने से मना कर दिया गया कि कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी प्रेस रिपोर्टर सरकार के विरुद्ध नहीं लिखेगा, और यदि लिखेगा तो ये दंडनीय अपराध होगा। सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। सभा करना मतलब मीटिंग करना। लोकतंत्र में लोग सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इन सभी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया 1933 के अग्नि अध्यादेश के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है। नंबर 1 तो अग्नि अध्यादेश का लागू करना, ठीक है, जिसमें अव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आजादी छीन ली गई थी।
दूसरा, कम्युनिस्टों का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट साम्यवादी लोग थे, जो जो एक साम्यवादी दल था और साम्यवादी शासन, एक तरह से वो पार्टी को चलाते थे। उन कम्युनिस्टों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, उनका दमन किया गया, ठीक है, और उनकी हत्याएं करवाई गई। दूसरा जो है विशेष कदम लोकतंत्र को खत्म करने का। तीसरा जो कदम था, जो कि हिटलर द्वारा उठाया गया जर्मनी में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, वह था राजनीतिक विरोधियों और खास तौर से गैर नात्सियों, यानी कि जो नात्सीवाद में विश्वास नहीं करते थे या जो हिटलर के का समर्थन नहीं करते थे, उनको कहते हैं गैर नात्सी। तो राजनीतिक विरोधी लोग वो होते हैं जो दूसरी पार्टी के लोग थे, उनकी हत्याएं की गई। उन्हें यातना गृह होते हैं जहां पर टॉर्चर किया जाता है लोगों को, यातना गृहों में भेजा गया, ठीक है, और वहां उनके ऊपर तरह तरह की जुल्म, तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, यानी कि उन्हें उनकी आवाज़ को दबाया जाता था ताकि वो सरकार का विरोध ना करें, और यदि वो फिर भी नहीं मानता था तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह से हिटलर ने लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए ये कार्य किए। इसके अतिरिक्त हिटलर ने नाज़ी पार्टी तथा उसके संगठनों के अतिरिक्त सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि सिर्फ नाज़ी पार्टी ही रहेगी और कोई पार्टी जर्मनी में नहीं रहेगी। सभी पार्टियां बैंड हैं, ऑल पार्टीज आर बैंड, ठीक है, कोई पार्टी ना जर्मनी में नहीं रहेगी। ये भी एक अलोकतांत्रिक कदम था। पांचवा, समाज पर निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी सुरक्षा दस्ते स्थापित किए गए, ठीक है। निगरानी दस्ते यानी कि जनता के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ विशेष निगरानी जासूस छोड़ दिए गए, और वो ये नजर रखते थे कि कौन व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोल रहा है, और जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोलता था उसकी रिपोर्ट आगे जाती थी और उसे तुरंत उठा करके कंस्टेंस जो एक कंस्टेंशन सेंटर थे उसके अंदर डाल दिया जाता था और उसे वहां मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह से जर्मनी में हिटलर ने लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए ये कार्य किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में आए 1933 के आर्थिक संकट पर एक टिप्पणी लिखिए। 1923, सॉरी, जर्मनी में आए 1923 के आर्थिक संकट पर एक टिप्पणी लिखिए। जर्मनी में 1923 में आर्थिक संकट आया था, इसके बारे में पहले बताया गया है, क्योंकि यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1918 में समाप्त हो गया था, और उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, और उस वर्साई की संधि में जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया और जर्मनी से बहुत भारी हर्जाना वसूल किया गया। उसके ऊपर कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा के उससे बहुत सारी उसकी धन संपदा को उससे छीना गया, ठीक है। तो इस तरह से जर्मनी आर्थिक संकट में फंस गया। क्लियर? तो आइए इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। नंबर एक, प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया था। जर्मनी उस लड़ाई में लड़ रहा था, तो उस समय जर्मनी की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, और इस युद्ध को लड़ने के लिए जर्मनी ने दूसरे देशों से कर्ज लिया था, ठीक है। दूसरा, जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। जैसे कि 1919 की वर्साई संधि में जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया और उससे हर्जाना वसूल किया गया कि भाई इसकी वजह से युद्ध हुआ है तो ये हर्जाना देगा, फाइन देगा ये, और वो फाइन भी उससे स्वर्ण मुद्राओं में लिया गया, ठीक है। वो नॉट नॉट करेंसी में नहीं ना लेकर के उससे गोल्ड के रूप में जो है उससे हर्जाना लिया गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा कारण, बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई। अति मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वहां पर बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छप जाने से मुद्रा का मूल्य गिर गया और
एक तरह से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। वहां की मुद्रा मार्क की कीमत, वहां की जो मुद्रा थी उसको मार्क कहते हैं, जर्मनी की जो मुद्रा है उसको मार्क कहते हैं, मार्क। ठीक है। तो जर्मनी की मुद्रा मार्क की कीमत गिर गई, यानी कि उसके जो वैल्यू थी वो कम हो गई। इसके अलावा महंगाई बहुत बढ़ गई, चीजें महंगी हो गई। आर्थिक संकट से उबरने के लिए उसे अमेरिका से शर्तों पर ऋण लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। ठीक है। अमेरिका से शर्तों पर आर्थिक सहायता प्राप्त करनी पड़ी उसको, और वो उसने बाकायदा शर्त लगाई कि इस शर्त पर हम आपको कर्ज देते हैं। पांचवा, जर्मनी जर्मनी का कर्ज और हर्जाना न चुकाए जाने पर फ्रांसीसियों ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमें ये बात याद रखनी है कि 1919 की वर्साई संधि में जो हर्जाना की रकम जर्मनी से वसूलनी थी, उसके लिए उसके ऊपर उसे कुछ समय दिया गया था कि भाई इतने समय में तुम्हें ये रकम चुकानी है। लेकिन जब जर्मनी उस कर्ज और हर्जाना को नहीं चुका पाया तो फ्रांसीसियों ने उसके मुख्य औद्योगिक इलाकों पर, इंडस्ट्रियल एरियाज पर कब्जा कर लिया और उसके कोयले भंडार क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से जर्मनी आर्थिक संकट में फंस गया। बाद में इस संकट को से निपटने के लिए वह अमेरिका से कर्ज लेता है। 1924 से लेकर के 1929 तक वह आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन 1929 में खुद अमेरिका में महामंदी आ जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका उससे अपना कर्ज वापस लेने लगता है और इससे फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे? वाइमर गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन करो। जैसे कि बताया गया था कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जर्मनी में गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मनी को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। गणराज्य का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी शासन प्रणाली जिसका मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जर्मनी में राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति जो कि जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता उसको चुनती है। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना दी गई जिसमें जो कि लोकतांत्रिक थी और संसदीय शासन प्रणाली थी एक तरह से। तो इसकी स्थापना के क्या कारण थे और इस गणराज्य की मुख्य विशेषताएं क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के त्याग पत्र के बाद, वहां पर सम्राट होता था, है ना, एम्परर होता था जर्मनी में, उसने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि युद्ध में हार गया जर्मनी। तो जब जनता का दबाव आया तो उसे त्याग पत्र देना पड़ गया। वहां की संसदीय पार्टियों ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। यही वाइमर गणराज्य था। वहां का एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जो था, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हेन द एम्परर रिजाइंड। तो उसके साथ ही एक नई व्यवस्था वहां पर जन्म लेती है। नई राजनीतिक व्यवस्था को वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो अब वहां पर सम्राट का पद खत्म हो गया और वहां पर एक चुनी हुई सरकार स्थापित हो गई। इसके साथ ही एक नया संविधान लिखा गया। ठीक है। और उस नए संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं थी और वही विशेषताएं वाइमर गणराज्य की विशेषताओं के नाम से जानी जाती हैं। नंबर एक, यह एक संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य था। जर्मनी को एक फेडरल स्टेट बनाया गया, एक संघीय, ठीक है, जिसमें कुछ राज्य मिलकर के एक संघ बनाते हैं, उसे हम संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य
बनाया गया जर्मनी को, जिसका एक लोकतांत्रिक संविधान भी था। क्लियर। दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता थी कि इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरत सहित सभी नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, राइट टू वोट दिया गया सभी को, औरतों को भी दिया गया। ये जर्मनी में पहली बार हुआ, उससे पहले औरतों को जर्मनी में वोट का अधिकार नहीं था। तीसरा, इसमें अनुपातिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। अनुपातिक चुनाव प्रणाली का मतलब है कि वहां पर कई तरह कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो सभी कम्युनिटीज को अपने अनुपात के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करना जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था शासन के अंदर, और वो अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते थे। इसकी वजह से, हालांकि इसका एक जो है दुष्प्रभाव ये था कि इस आनुपातिक चुनाव प्रणाली की वजह से जर्मनी में कोई एक बहुमत की सरकार स्थापित नहीं हो पाई, और वहां पर हर बार गठबंधन सरकार ही बनती थी। गठबंधन सरकार बनना का मतलब था कि वहां पर कोaliशन गवर्नमेंट आई, क्योंकि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, और उसका बड़ा कारण था अनुपातिक चुनाव प्रणाली, जिसके द्वारा विभिन्न समुदायों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। चौथा जो चौथी जो विशेषता थी इस जर्मन वाइमर गणराज्य की, वो थी कि धारा 48, संविधान में एक धारा 48 जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिकों के अधिकार रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब संसद कोई कानून नहीं बना सकती या संसद की बैठक नहीं हो रही होती है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो कानून बना सकता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण नियम थे धारा 48 के अंतर्गत। ठीक है, और इस तरह से वाइमर गणराज्य की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न है कि नाथसी जर्मनी में बच्चों और युवाओं के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन करो। बच्चों और युवाओं के प्रति जर्मनी में कौन सी नीति अपनाई गई नाथसियों द्वारा? नाथसियों ने बच्चों और युवाओं के प्रति निम्नलिखित नीति अपनाई। नंबर 1, बच्चों के लिए नाथसी विचारधारा की जानकारी आवश्यक थी। ये आवश्यक कर दिया गया कि सभी बच्चों को नाथसी विचारधारा का पता होना चाहिए, यानी कि नाथसी विचारधारा की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें नाथसी विचारधारा को पढ़ना चाहिए, ये जरूरी कर दिया गया। उन्हें कठोर अनुशासन में रखने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अवांछित बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। देखिए, अवांछित बच्चे, अनवांटेड चिल्ड्रन, यानी कि वे चिल्ड्रन जो आर्य नस्ल से मिलते जुलते नहीं थे, जो दिखने में दूसरी नस्ल के बच्चे लगते थे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और इनमें जर्मनी के कुछ विकलांग बच्चे भी थे, जो अक्षम बच्चे, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, उन्हें भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इसके साथ जो बच्चे नाथसी टेस्ट में पास हो जाते थे, यानी कि नाथसी विचारधारा का एक टेस्ट होता था जो हिटलर के बारे में होता था, कि भाई हिटलर कैसा है, हिटलर के बारे में आप क्या से सोचते हैं, हिटलर हिटलर को आप अच्छा मानते हैं नहीं मानते, इस तरह का टेस्ट होता था। और जो इस टेस्ट में पास हो जाता था उन्हें पाला जाता था, हैं, और उन्हें हर तरह की मदद दी जाती थी। और जो अवांछित थे उन्हें कहाँ भेजते थे? उन्हें अनाथालय में भेजते थे। ठीक है, तो ये बच्चों के प्रति नाथसियों की सोच थी, विचारधारा थी, या उनकी नीति थी। इसके साथ ही नाथसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया, नाथसी शिक्षा के लिए सिलेबस बनाया गया, और उन्हें उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। क्लियर। उन्हें यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करने को कहा जाता था। बच्चों को कहा जाता था कि भाई यहूदियों से नफरत करो, हिटलर की पूजा करो, ये बच्चों को बताया जाता था, पढ़ाया जाता था।
खेल कूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। बच्चों को हिंसात्मक और आक्रामक रवैया अपनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा। यानी कि बच्चों को लड़ाका बनाते थे, लड़ाकू। नंबर 5, जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को दी गई थी। ठीक है। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था, बच्चों को सेना में काम करना पड़ता था, और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता भी उन्हें लेनी पड़ती थी। तो इस तरह से बच्चों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था, और हिटलर की पूजा करनी पड़ती थी, नाज़ीवादी विचारधारा में विश्वास करना पड़ता था। ठीक है। नाज़ीवादी विचारधारा के टेस्ट से गुजरना पड़ता था, और जो अवांछित बच्चे थे उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। बच्चों को खेल कूद के जरिए हिंसा और आक्रामकता की भावना से भरा जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो नात्सियों की बच्चों और युवाओं के प्रति नीति को दर्शाती है। अर्थात नात्सियों या हिटलर की जो युवाओं और बच्चों से संबंधित नीति थी वो घृणात्मक थी, हिंसात्मक थी, और कठोर अनुशासन वाली थी। अगला प्रश्न है इसमें कि नात्सियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। बार बार इसके बारे में हो चुका बताया गया है कि भाई नात्सी यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें उनका दमन करते थे, उनके साथ क्रूर और बर्बर अत्याचार करते थे, और उन्हें मौत के घाट भी उतार देते थे। ठीक है। नात्सियों द्वारा यहूदियों के साथ किया गया बर्ताव इंसानियत की हद से भी कहीं बुरा, और आप ये कह सकते हैं कि बर्बरतापूर्ण था। यहूदियों पर जुल्म की दास्तान कई चरणों में चली थी, और उसके 3 चरण थे। पहला जो चरण था उसको हम कहते हैं बहिष्कार का चरण। पहले तो यहूदियों को जर्मन की नागरिकता से बेदखल कर दिया गया, है ना, उनकी नागरिकता छीन ली गई। दे वर डिप्रीव्ड ऑफ सिटीजनशिप। फिर उनसे कहा गया कि उन्हें जर्मनों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। उन्हें यहाँ से जाना होगा, लीव द कंट्री। कई कानूनी उपाय करके उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया, गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया उन्हें। उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ, जो वो व्यापार करते थे उसका बहिष्कार किया गया। लोग यानी कि उनके उनका सामान जो ये यहूदी दुकानदार थे उनसे लोग सामान नहीं खरीदते थे, व्यापारियों से व्यापार माल नहीं लेते थे। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, और उनकी संपत्ति को लूट लिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे। ये पहला चरण था। दूसरा चरण आता है सितंबर 1941। यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। यहाँ पर छाती पर उनके पासपोर्ट, उनकी तमाम कानूनी दस्तावेज और उनके घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह, ठीक है, लगा दिया गया था, ताकि उनको पहचाना जा सके कि ये यहूदी है। क्लियर। और जब उन्हें पकड़ना पड़े तो उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाए, मौत के घाट उतारना पड़े तो मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्हें घेटो बस्तियों में रखा गया था। घेटो माने एक अलग बस्तियों में रखा जाता था, और गरीबी की स्थिति में रखा जाता था। तीसरा था कि समूचे जर्मनी के यहूदी मकानों से, और यातना गृहों से, और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को, ठीक है, मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों तक लाया जाता था। ठीक है। और उन्हें गैस के चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। गैस के चैम्बर बनाए गए थे, जहाँ पर यहूदी लोगों को उनके अंदर बंद करके और गैस छोड़ देते थे, और गैस में उनकी दम घुट करके मौत हो जाती थी। तो इस तरह का बर्बरता, इस तरह का जुल्म यहूदियों के ऊपर हिटलर के द्वारा किया गया था। इसी वजह से हिटलर को एक क्रूर तानाशाह माना जाता है। अब इसमें
एक दो क्वेश्चन और रहते हैं इस वीडियो नोट में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसी समय महात्मा गांधी भी भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी को विचार आया कि क्यों ना हिटलर को एक लेटर लिखा जाए, पत्र लिखा जाए। तो महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, और उसमें उसने उनको क्या नसीहत दी। महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से एडोल्फ हिटलर को नसीहत दी कि हमें अहिंसा के रूप में, ठीक है, एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। यानी उसने कहा कि जो तुम ये बर्बरता कर रहे हो, ये बर्बरता ठीक नहीं है, और अहिंसा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और ये अहिंसा की शक्ति सभी हिंसात्मक शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन था? उसके विचारों का 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति पर क्या असर पड़ा? ठीक है, कार्ल मार्क्स का यहाँ जिक्र इसलिए हो रहा है कि भाई क्योंकि वो जर्मनी का ही था और जर्मनी का विद्वान था, इसलिए कार्ल मार्क्स को पढ़ना जरूरी है। हालांकि ये दूसरे चैप्टर में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, और जो रूस की क्रांति 1917 की क्रांति, उसके ऊपर कार्ल मार्क्स का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, उसके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो वही क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी था, वो भी स्वयं एक यहूदी था कार्ल मार्क्स भी, जो इंग्लैंड में रहता था। वो एक विचारक था, थिंकर, और उसके विचारों का उसके जो विचार थे, उसके विचारों का प्रभाव रूस ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जनता पर पड़ा। उसने अपने विचारों को अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा। उनकी किताब है, उनकी किताब का नाम है, कार्ल मार्क्स की एक प्रमुख किताब है दास कैपिटल। तो उस दास कैपिटल में उसने अपनी बातें लिखी हैं। उसके विचारों का सीधा असर रूस के समाजवादियों पर पड़ा। उन्होंने उसके विचारों को अपने आंदोलनों में शामिल किया। यानी कि जो कार्ल मार्क्स के विचार थे, उन विचारों को आधार बना करके समाजवादियों ने कई आंदोलन चलाए। उसके विचार थे, नंबर एक, कि किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के हक में नहीं थे कार्ल मार्क्स। उनका मानना था किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, हर व्यक्ति को उतना मिले जितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद की जननी है। इस निजी संपत्ति से ही पूंजीवाद पनपता है। दूसरा उसका मानना था कि पूंजीपति लोग अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूरों के शोषण की वो बात करते हैं कि ये पूंजीपति लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तीसरा, संसार भर में उत्पादन के साधनों पर किसानों और मजदूरों का हक होना चाहिए। वो उनका मानना था कि जो उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे शुड बी पजेस्ड बाय द लेबरर्स, जिसको एक नाम दिया था प्रोलेटेरिएट। यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है, अर्थात जो किसान और मजदूर वर्ग हैं, इनके पास होने चाहिए उत्पादन के साधन, ना कि पूंजीपतियों के पास। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। और उन्हें शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए, ठीक है, और ये मुक्ति उन्हें तभी मिलेगी जब उत्पादन के साधनों पर मजदूरों और किसानों का अधिकार होगा। पांचवा विचार था उनका, चौथा विचार, कि शांतिपूर्ण ढंग से पूंजीवाद नहीं मिट सकता। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को मिटाना चाहता था, ठीक है, और उसने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूंजीवाद नहीं मिटेगा, इसके लिए हड़ताल और क्रांतियां करनी जरूरी हैं, ठीक है, और ये क्रांतियां हिंसक भी होनी चाहिए। इसमें हिंसा का सहारा भी लिया जा सकता है पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए, तभी मजदूरों और किसानों के हित वाली सरकार स्थापित हो सकती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो इस तरह से इस चैप्टर में बस इतना ही। इस वीडियो नोट में हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा की है, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।
तथा साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया